in as your host today. I, on the behalf of IEEE PES UET Texla, welcome you all on this online international session on energy market liberalization. In this session, the speaker will be talking about some important things like what is energy market liberalization and what is its scope in future, how it is changing the world day by day. For today's webinar, we are honored to have Dr. Syed Amir Raza Naqvi on the board as our guest speaker. Let me introduce our honorable guest. Our worthy guest speaker, Dr. Syed Amir Raza Naqvi, is doctorate in Smart Power Grids from UET Texla and currently serving as Deputy Director at Islamabad Electric Supply Company, Wabita, having a work experience of more than 17 years in construction, testing, and maintenance of 132 kV grids and 132/11 kV lines. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Just a little housekeeping before we proceed. It will be a 45-minute session and last 20 minutes are reserved for your queries. So if you guys have any query or question, you may ask at the end of the session. With that, I once again welcome you all, and now I would hand over the screen and mic to our worthy guest speaker. Over to you, sir. Assalamu alaikum. Habib sab, should we start? जी जी सर, बिल्कुल। ये स्क्रीन शेयर है सर अभी। आपकी आवाजें जो हैं वो आज स्लो हैं, क्या वजह? आवाज कोई सही एनर्जी के साथ नहीं आ रही। नहीं सर, अभी क्लियर है आवाज मेरी, क्लियर है अभी आपको बिल्कुल साफ है या कोई थोड़ी मेरी आवाज इंटरप्शन आप है? लोगों को आ रही है? इज इट जी क्लियर? जी जी बिल्कुल क्लियर है, जैसे पहले आती। चलाएं इसको, काइंडली स्लाइड्स को चलाएं आगे। जी जी सर। जी सर। Bismillahirrahmanirrahim. I start the proceedings of this presentation. Look, there are different markets, मुख्तलिफ तरह की markets हैं चीजों की। एंड अब दुनिया में आप देखें कि मसलन डेली रूटीन की चीजें, जैसे आप किचन की ग्रोसरीज हैं आपकी, तो ये कोमोडिटीज हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मीट है, एग्स हैं, ऑल दीज आर ग्रोसरीज। सिमिलरली एनर्जी को भी अब एज अ कोमोडिटी ट्रीट किया जा रहा है। एनर्जी इज अ कोमोडिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या ये पेट्रोल यानी लिक्विड फॉसिल फ्यूल की शक्ल में हो, नेचुरल गैस यानी गैशियस फॉसिल फ्यूल हो, कोल यानी सॉलिड फॉसिल फ्यूल हो, तो इट इज ये जितनी भी ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, ये सारी कमोडिटी के तौर पे मार्केट में बिक रही हैं। और जारी बात है, मार्केट इटसेल्फ बहुत सारे कंपेटिटर्स या बहुत सारे ऐसे पार्टीज का कोलैबोरेशन है जिसमें कस्टमर भी मौजूद है, इसमें ओनर यानी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, ट्रांसकोस जिन्हें हम कहते हैं, हमारे मुल्क में उसे एनटीडीसी कहते हैं, जनरेशन कंपनीज हैं उसमें जिन्हें हम जेनकोस कहते हैं। जेनकोस जो है वो वापडा ओन्ड या गवर्नमेंट ओन्ड या पब्लिक ओन्ड है, और आईपीपीज जो कि प्राइवेटली ओन्ड पावर हाउसेज हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं। इन स्टेक होल्डर्स के अपने अपने स्टेक्स हैं, इनके अपने अपने मफादात हैं, इनके अपने अपने बिजनेस टारगेट्स और गोल्स हैं, और ये बिजनेस टारगेट्स आपस में क्लैश भी कर सकते हैं। तो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करना बहुत जरूरी है, या इनको एक रास्ता देना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी, ट्रांसमिशन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी, और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी। तो ये रास्ता हमें नेपरा या रेगुलेटर प्रोवाइड करता है। हमारे मुल्क में ये रेगुलेटर जो है वो नेपरा है। यूरोप के अंदर अगर आप देखें, यूरोप में इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो वहां पे नॉर्डिक पावर सिस्टम के नाम से एक रेगुलेटर मौजूद है जो कि रूल्स ऑफ द बिजनेस या रूल्स ऑफ द गेम तय करता है। तो एनर्जी मार्केट इनफैक्ट इज अ मार्केट जो कि रेगुलेटेड मार्केट है। अच्छा जी,
आगे चलिएगा। जी जी नेक्स्ट हो गई। हेलो। जी जी सर, ये इट्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, अब ये हुआ कि हमारे पास 1970s तक हमने देखा कि मोनोपोलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स रहीं। अच्छा, ये बेसिकली जो आज का टॉपिक है ये रिलेटेड है जिसे हम बड़े उर्फ आम में प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, उससे रिलेटेड है। ये प्राइवेटाइजेशन ही को डिस्कस करने के लिए है। तो अच्छा, 1970s तक ये हुआ कि मोनोपोलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रही, यानी मोनोपोली का मतलब ये है कि एक ओनर की मोनोपोली हो। मसलन फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि वापडा में इवन 90s तक मोनोपोलाइज्ड सिस्टम रहा, जनरेशन भी वापडा के पास थी, और चाहे वो हाइडल जनरेशन है, थर्मल है, फिर उसकी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी की कैरिंग या उसकी ट्रांसमिशन भी वापडा के पास थी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी वापडा के पास थी। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक एंटिटी मोनोपोलाइज कर रही थी सिस्टम को। वेयर एज देन व्हाट हैपेंड इज के दुनिया ने जो है वो अपने इस मोनोपोलाइज्ड नेटवर्क को या मोनोपोलाइज्ड एनर्जी मार्केट को, जो कि रेगुलेटेड तो थी ही, उसे लिबरलाइज करने का सोचा। बिलखसूस जब 1973 के अंदर क्योंकि इट वाज थॉट, ये एक वहम था या ख्याल था कि जनाब अली अगर हम इसको लिबरलाइज करेंगे तो लिबरलाइज करने से बहुत सारे कंपेटिटर्स आएंगे, और जब कंपटीशन होगा प्राइस की बेसिस पे और सर्विस की क्वालिटी की बेसिस के ऊपर, तो कस्टमर को सस्ती और हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब लिबरलाइजेशन एक्चुअली है क्या? लिबरलाइजेशन के अंदर दो एंड्स को लिबरलाइज किया गया। एक जनरेशन एंड जैसे आपको, अगर आप को याद हो या आपने पढ़ा हो, 1991-92 के अंदर हमारा जनरेशन एंड कंप्लीटली मोनोपोलाइज्ड था, वापडा ही की ओनरशिप में था। लेकिन 93 के अंदर आईपीपीज या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए। अब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक एग्रीमेंट के थ्रू एंटर हुए। उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की नेचर क्या थी वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो एंटर हुए। अब चूंकि वो प्राइवेट पावर ओनर्स थे, तो यूं क्या हुआ कि दो तरह की जनरेशन हमारे पास अवेलेबल हो गई। एक गवर्नमेंट ओन्ड जो कि वापडा ओन्ड थी, जिसमें हाइडल थर्मल दोनों थी। दूसरा आईपीपी ओन्ड। तो यूं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के इंट्रोडक्शन से या एडिशन से हमारा जो जनरेशन सेक्शन था वो लिबरलाइज हो गया। और बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद ये था कि कंपटीशन हो, और कंपटीशन की बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है हम सस्ती पावर उठाएं। बुनियादी मकसद ये था, एफिशिएंट और सस्ती पावर उठाएं। अब हम आगे चल के देखते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और हम अपने इस टारगेट में कितने कामयाब हुए, या दुनिया इस टारगेट के अंदर कितनी कामयाब हुई। अच्छा, दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे वापडा ओन्ड जनरेटर्स हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसकी प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं हो सकती। यानी जो हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क है हम उसको बेच दें। कुछ लोग ये समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन मींस या लिबरलाइजेशन मींस टू सेल योर एसेट्स। एसेट्स कभी सेल नहीं होंगे। ये जो एसेट्स हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सोल एक्सक्लूसिविटी ऑफ अ यूटिलिटी कंपनी रहेंगे। एक्सक्लूसिविटी का मतलब है यानी सोल ओनरशिप के अंदर रहेंगे। जितने भी 11 के वी फीडर्स और एलटी है आइस्को के ज्यूरिसडिक्शन में, वो आइस्को ही की मिल्कियत रहेगी। जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 132, 11, 4, 15 का, वो उन्हीं की मिल्कियत रहेगा। इसी तरह जो एनटीडीसी है
उसके पास जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज नेटवर्क जिसमें 500 220 है, अब 670 केवी का एक लाहौर मिटियारी लाइन भी है, एक और डीसी लाइन भी आ रही है, यानी एसी नहीं डीसी लाइन, डायरेक्ट करंट लाइन, वो भी। तो ये सारा कुछ जो है और पीछे जो जनरेटर्स हैं ये हमारी ओनरशिप में रहेंगे, और इनकी जो मेंटेनेंस है, इनकी चाहे वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है चाहे वो इमरजेंसी बेस्ड मेंटेनेंस है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेकेंडली इनकी एक्सपेंशन, इनके मुतालिक प्लान करना और प्लान करके इनको एक्सपेंड करना टू मीट द फ्यूचर लोड ग्रोथ, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये तो सोल एक्सक्लूसिविटी हमारे पास रहेगी। तो लिबरलाइजेशन कहाँ पे हुई? लिबरलाइजेशन हुई एक तो जनरेशन एंड के ऊपर, जहाँ पे कि आईपीपीज इंट्रोड्यूस हो गई, एंड ये पुरानी बात हो गई, 1993 में आईपीपीज आई। हमने देखा कि 2000 एंड 2001-2 में काफी सारी आईपीपीज इंट्रोड्यूस हो गई, और फिर आईपीपीज ही लग रही हैं। हमने वापडा ओन्ड जनरेशन नहीं देखी, हमने बड़े डैम्स नहीं देखे अनफॉर्चुनेटली, हमने कोल बेस्ड जनरेशन नहीं देखी, और विंड बेस्ड जनरेशन नहीं देखी। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि इंडिया का अगर हम एनर्जी आउटलुक देखें तो जो गवर्नमेंट ओन्ड कोल बेस्ड और हाइडल और विंड है, दैट हैज एक्सपेंडेड अ लॉट, जिसकी वजह से आईपीपीज कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हुई कर रही वहां पे। यानी आपने करना ये है, इट्स अ विन विन सिचुएशन, कि अगर आप कंप्लीटली आईपीपीज के ऊपर रिलाय करेंगे तो दे विल प्ले देयर देन गेम, वो अपनी गेम खेलेंगी। आपने आईपीपीज के प्रोपोर्शन को या उनकी मिकदार को एक सर्टेन लेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना है, और उनको आपने फ्री बॉल नहीं देना या इतना स्पेस नहीं देना कि वो आपकी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 60-70% जो है वो आपको प्रोवाइड करें। उसके मुकाबले में साथ में आपने अपनी जो गवर्नमेंट ओन्ड जनरेशन है उसको भी रखना है, ताकि दोनों एक विन विन सिचुएशन में और एक कंपेटिटिव सिचुएशन में रहें, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके, और हम कंप्लीटली आईपीपी डिपेंडेंट होते चले गए। एक चीज। अच्छा, दूसरी साइड पे जो लिबरलाइजेशन है वो होगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में लिबरलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में लिबरलाइजेशन कैसे होगी कि इस वक्त जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके पास वायर एंड सप्लाई साइड का लाइसेंस मौजूद है। यानी नेपरा ने हमें वायर का और सप्लाई दोनों का लाइसेंस दिया हुआ है। सप्लाई वायर जो है, वायर में वायर की मेंटेनेंस, यानी 11 केवी और 415 नेटवर्क की मेंटेनेंस, चाहे वो इमरजेंसी में हो या प्रिवेंशन में हो, और इसकी एक्सपेंशन बेस्ड ऑन प्लानिंग, ये वायर बिजनेस, और ये हमारे पास है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास है। सप्लाई बिजनेस जो है वो है आपकी नए कनेक्शंस यानी न्यू कनेक्शंस। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक नया कनेक्शन चाहिए तो मैं इंस्टेड ऑफ आइस को एक सप्लायर को अप्लाई करूंगा, वो उस सप्लायर का एक वेब पोर्टल इंटरनेट के ऊपर मौजूद होगा, और मैं वहां पे अप्लाई करूंगा, वो मेरे घर को विजिट करेगा, उस सप्लायर को नेपरा लाइसेंस देगी, वो लाइसेंस्ड सप्लायर होगा, और वो एक एस्टिमेशन करेगा कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी चीजें, इतना इक्विपमेंट मटेरियल लगता है टू सप्लाई दिस कस्टमर। उस हिसाब से मेरा एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट की बेसिस पे मुझे डीएन सर्व होगा, आई विल पे द डीएन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो मुझे वायर एक्सटेंड करके देगी टू दी डोर स्टेप ऑफ माइन, मेरे अपने डोर स्टेप तक, और मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। तो सप्लायर का एक काम तो हो गया न्यू कनेक्शंस। दूसरा डिस्कनेक्शन हो गए कि जो भी कस्टमर पे बैक नहीं करेगा एनर्जी की प्राइस टू दी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो वो सप्लायर के थ्रू डिस्कनेक्ट होगा अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है, और डिफॉल्टिंग कस्टमर अगर पे बैक कर देता है तो उसे रिकनेक्ट करना भी सप्लायर की जिम्मेदारी होगी।
अच्छा, इसी तरह मीटर रीडिंग, बिल डिस्ट्रीब्यूशन, रिकवरी, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है दे विल बी कवर्ड बाय सप्लायर। अच्छा, इसके साथ एक बहुत बड़ी सप्लायर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि एक नहीं 2 से 3 या 4 या 10 सप्लायर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिटरेचर देख रहा था तो ये सिंगापुर के अंदर 10 सप्लायर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। तो सप्लायर फिर compete किस लेवल पे करेगा, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा सप्लायर्स आएंगे तो एक तो वो ये सर्विसेज देंगे जो मैंने गिनवाई है, साथ में वो ये करेंगे कि वायर का जो ओनर है यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे एट अ सर्टेन रेट, और वो इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट करेंगे उसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओन्ड वायर के थ्रू कस्टमर को एट अ सर्टेन रेट, और जो दोनों का डिफरेंस होगा एज अ प्रॉफिट या एज अ डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और एज अ डीएम उन सप्लायर्स को मिल जाएगा। अब वो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल आइस्को के पास से 3.5 मिलियन कस्टमर्स हैं, 34 लाख कस्टमर्स हैं, उनमें से आइस्को के पास 25 लाख या 28 लाख जो हैं वो फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, उनमें से 1 लाख 3 फेज रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं। मैं और 28 तो 27 लाख सिंगल फेज रेजिडेंशियल कस्टमर्स हो गए। इन 27 लाख सिंगल फेज रेजिडेंशियल कस्टमर्स में से मैं फॉर एग्जांपल 4 लाख कस्टमर्स को सप्लाई देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि एक सर्टन अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर से मीटर मैन्युफैक्चर करवा के जिसके ऊपर मेरा नाम होगा, फॉर एग्जांपल आमिर एंड एसोसिएट्स, वो मीटर्स लगेंगे, उन मीटर्स के ऊपर मैंने बिजनेस करना है। उन 4 लाख कस्टमर्स को की या वो जो जितने भी मेरे पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेंगे उनको मीटर लगा के देना, उनकी रीडिंग, उनकी बिलिंग, उनकी मीटर कनेक्शन, रिकनेक्शन, डिसकनेक्शन, रिकवरी, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अब 4 लाख मीटर्स के थ्रू जो एनर्जी जा रही है वो मैंने आइस्को से परचेज करनी है, और जो पैसे आ रहे हैं उन कस्टमर्स से वो एक सर्टेन अमाउंट है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द बिजनेस, वो मेरा बिजनेस शेयर होगा कि जनाब अली मैंने आइस्को से 20 रुपए का एक यूनिट खरीदा है और 21 रुपए का एक यूनिट मैंने आइस्को को दे दिया है, सॉरी कस्टमर को दे दिया है, तो 1 रुपी का जो है वो पर यूनिट मुझे फायदा हो रहा है। देयर इज अ बेनिफिट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का फायदा हो रहा है मुझे। यहाँ पे आके सप्लायर्स के दरमियान कंपटीशन होगा कि फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है जो कम पैसों में एप्लीकेशन प्रोसेस करता है न्यू कनेक्शन की, सिमिलरली एक सप्लायर वो है जो कि कम मार्जिन रखता है अपना, और वो एक सप्लायर है जो 21 रुपए का यूनिट मुझे दे रहा है, दूसरा सप्लायर मुझे 20 रुपए का यूनिट दे रहा है, तीसरा सप्लायर 19.5 रुपए का यूनिट दे रहा है, और वो अपना मार्जिन कम रख रहा है। तो यहाँ पे आके देयर विल बी अ कंपटीशन बिटवीन द सप्लायर्स। तो यूं हमारा जो सप्लाई एंड है दैट विल आल्सो बी लिबरलाइज्ड। तो अब दोनों एंड्स के ऊपर मार्केट ओपन हो गई, एक साइड पे जनरेशन में आईपीपीज आ गई, दूसरी साइड के ऊपर प्राइवेट सप्लायर्स आ गए जिन्हें नेपरा ने लाइसेंस दे दिया, उन सप्लायर्स के पास स्टाफ होगा ट्रेंड, और वो ये सर्विसेज सारी जो है वो दे रहे होंगे, एंड दिस इज हाउ द टू एंड्स ऑफ द एनर्जी मार्केट विल बी लिबरलाइज्ड। आगे चलें जी। जी सर, ये नेक्स्ट स्लाइड है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ रेगुलेटर्स के नाम दिए हुए हैं, मसलन नॉर्डिक कंट्रीज के लिए नॉर्डिक एनर्जी मार्केट एक रेगुलेटर है, हमारा रेगुलेटर नेपरा है। तो इस तरह के डिफरेंट आपको वेब के ऊपर या लिटरेचर में मुख्तलिफ रेगुलेटर्स मिल जाएंगे। आगे चलें जी। जी सर, नेक्स्ट। अच्छा, अब रेगुलेटर का काम क्या है कि रेगुलेटर जो है ये रूल ऑफ द बिजनेस तय करता है, जैसे मैंने पहले कहा ये टैरिफ देगा आपको, इसके अलावा ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज बाय जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देगा, ये मुख्तलिफ तरह की रिकमेंडेशंस देगा फेडरल गवर्नमेंट को,
आगे चलिएगा। जी अच्छा, ये लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस ग्राफिकल वे में या एक पिक्टोरियल वे में यहाँ पे वाजे करने की कोशिश की गई है कि लेफ्ट साइड के ऊपर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी मौजूद है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी जो है, इसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर मौजूद है, यानी 4 लेयर्स हैं। और ये सारी लेयर्स एक ही एंटिटी ओन कर रही है। और टिल 90s हमने देखा कि हमारा जो वापडा था ये वर्टिकली ओन्ड कंपनी था। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर आप देखें, ऑन दी अदर हैंड राइट साइड के ऊपर, अच्छा, अब लिबरलाइजेशन की तरफ जाने से पहले आपने एंटिटी को अनबंडल करना है। यहाँ पे अब मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अनबंडलिंग। अनबंडलिंग का मतलब ये है कि आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक ही एंटिटी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड मिलेगी, यानी वो जनरेशन भी कर रही है, ट्रांसमिशन भी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है। लेकिन ऑन द राइट साइड एक एंटिटी सिर्फ एक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस में आपको इन्वॉल्व मिलेगी, यानी जेनकोज सिर्फ जनरेशन करेंगी, ट्रांसकोज यानी ट्रांसमिशन कंपनीज जो है जैसे एनटीडीसी है वो सिर्फ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करेगी और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर पावर को बल्क में कैरी करके लेके जाएगी, यानी पावर कैरियर का काम करेगी, पावर हाईवे का काम करेगी। और उसका कोई बिजनेस नहीं है, वो ना जनरेशन करेगी, यानी उसका और कोई एक्टिविटी नहीं है, ना वो जनरेशन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करेगी। दैट विल ओनली बी इन्वॉल्व ना इन ट्रांसमिशन। एंड ट्रांसकोज के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन्वॉल्व है, दे आर नॉट अलाउड टू जनरेट। हमारे पास जनरेशन लाइसेंस नहीं है और हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस, एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रांसमिशन का लाइसेंस भी नहीं है। विद इन कंपनी सिटी टू सिटी सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस हमारे पास 132 केवी की फॉर्म में मौजूद हैं और बाकी प्रेवलेंट हमारे पास 11 केवी और 415 वोल्ट्स का नेटवर्क मौजूद है। और इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नीचे रिटेलर या सप्लायर आ जाएगा। रिटेलर या सप्लायर एक ही टर्म है और मैंने उसकी सिचुएशन आपको बता दी कि उसने कमर्शियल एस्पेक्ट्स को देखना है और उसने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या वायर ओनर से खरीदनी है और उसी वायर के ओनर के ओन्ड नेटवर्क के थ्रू कस्टमर को देनी है। और पीछे मुआयदा अगर 20 रुपए का यूनिट है और कस्टमर के साथ 21 रुपए का यूनिट है तो 1 रुपया बचेगा और वो जो 1 रुपया है या वो जो मार्जिन है उसी के ऊपर सारा बिजनेस होगा रिटेलर्स के दरमियान और कंपेटिटिवनेस आएगी। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि अनबंडलिंग हुई। अब हमारी जो यानी आप यूं कह लें कि 90s के अंदर हमने अनबंडलिंग कर दी थी और अनबंडलिंग के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल लिबरलाइजेशन, जिसमें अब वायर साइड ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास रह जाएगी और जो हमारी क्या कहते हैं उसे, जो सप्लाई साइड है और रिटेल साइड है, दैट विल बी covered by 2, 3, 4, 5, 10 etc. retailers in every distribution company. आगे चलिएगा जी यानी अब यहाँ पे एक चीज वाजे करने की जरूरत है कि अनबंडलिंग का मतलब लिबरलाइजेशन नहीं है। अनबंडलिंग एक प्रेपरेटरी स्टेप है टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। अनबंडलिंग में हमने क्या किया कि एक इंटीग्रेटेड वापडा को हमने तकसीम कर दिया जेनकोज में, एनटीडीसी में और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, लेकिन ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओनरशिप थी वो पेप्को की थी, यानी अंडर वन अम्ब्रेला हमने अनबंडलिंग कर दी। देन हमने और हमारे पास जो आप यूं कह लीजिए कि रिकॉर्ड की अनबंडलिंग हो गई। अच्छा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अनबंडलिंग थी वो नहीं हुई थी। लेकिन अब हमने ये किया कि पेप्को को भी खत्म कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव अनबंडलिंग भी हो गई और हर कंपनी अब एक तरह से एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जेनकोज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आप कह लें कि इंडिपेंडेंट है
और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हैं। सिमिलरली जो ट्रेस्कोज हैं, ट्रेस्को है यानी एनटीडीसी है, वो भी उसका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और सीईओ है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी ये है। तो अब ये हुआ कि रिकॉर्ड की हद तक अनबंडलिंग नहीं रही, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अनबंडलिंग भी हो गई। अनबंडलिंग के बाद जो है अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेलर, यानी अब हम लिबरलाइजेशन की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे जा रहे हैं। जनरेशन एंड पे तो हम लिबरलाइज कर चुके 90s में आईपीपीज को इंट्रोड्यूस करके। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रिटेल या सप्लाई रोल को कट करके सब प्राइवेट सप्लायर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। दिस इज द फाइनल स्टेप। नाउ ये जो स्लाइड है इसमें आप देखें कि अनबंडलिंग भी आपको दिखाई गई है और लिबरलाइजेशन भी दिखाई गई है। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जो अब सिनेरियो है ये हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड एनर्जी मार्केट का सिनेरियो हो गया। यानी पहले तो वर्टिकल थी ना कि ऊपर टॉप पे जनरेशन है, फिर ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड पूरी कंपनी एक ही अथॉरिटी के पास थी। अब देयर आर मल्टीपल अथॉरिटीज और हर एक के पास अपना अपना डिफाइंड रोल है। जेनकोज आर जनरेटिंग, ट्रांसकोज और एनटीडीसी इज ट्रांसमिटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। So now we have a horizontal scenario. तो अब यानी क्या हुआ कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी को या वाबडा को, ऑर्गेनाइजेशन को हमने अनबंडल किया। अनबंडल करके हमने हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड एंटिटी में कन्वर्ट किया, लेकिन ऊपर पेप्को बैठी हुई थी। और जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव अनबंडलिंग नहीं हुई थी, फिर हमने पेप्को को खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव अनबंडलिंग और लीगल अनबंडलिंग भी कर दी। और लिबरलाइजेशन आईपीपीज के इंट्रोडक्शन से जनरेशन साइड पे हो गई थी, लेकिन अब हम दूसरी साइड पे, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, सप्लाई बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से लेके सप्लायर को दे के इस साइड पे भी लिबरलाइजेशन को लेके आ रहे हैं। अगली स्लाइड पे जाइएगा जी। यहाँ पे यही चीज आपको बताई गई है कि आईपीपीज के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि जनरेशन एंड आपका लिबरलाइज हो गया था, और लेकिन जो इक्विपमेंट है आपका जिसमें कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो गवर्नमेंट की एंटिटी रहेगा और वो बिकेगा नहीं, वो प्राइवेटाइज नहीं होगा। और सप्लाई एंड जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, जिसमें कि सप्लायर या रिटेलर आएगा, और उसकी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं। अगली स्लाइड पे जाइएगा। जी। अच्छा, अब ये तो सिनेरियो बनने जा रहा है और दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पावर सिस्टम। अब एक्सक्यूज मी, जी जी, आवाज आ रही सर आपकी। आज असल में मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और मुझे जुकाम है काफी ज्यादा। अच्छा जी, तो अब लिबरलाइजेशन के इस सारे फिनोमेना को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में हैंडल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे हम मिराड कहते हैं, और एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसे हम सीटीबीसीएम कहते हैं। सीटीबीसीएम से क्या बनता है? कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। और ये बेसिकली 2020 में नेपरा ने सीटीबीसीएम के मॉडल को अप्रूव किया। ये हमारा पावर सिस्टम का मॉडल होगा। अब ये क्या है और ये लिबरलाइजेशन के अंदर कैसे फिट इन होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, ये बेसिकली अब देखें कि हमारे पास जो पावर मार्केट है ये दो हिस्सों में है, तीन हिस्सों में है बेसिकली। एक जनरेशन एंड है, दूसरा होलसेल मार्केट एंड है। होलसेल मार्केट के अंदर आप यूं कह लीजिए कि पावर जो है वो मल्टीपल कस्टमर्स के लिए एक नेटवर्क में जा रही है, और तीसरा आपका जो है वो रिटेल एंड है।
और रिटेल एंड जो है वो सप्लायर के पास होगा, होलसेल मार्केट एंड जो है वो वायर ओनर यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास होगा। अच्छा, अब बेसिकली आप देखें कि हमारा जो सिस्टम है ये सिंगल बायर सिस्टम है। सिंगल बायर सिस्टम है। सिंगल बायर सिस्टम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं आइस्को में हूं और मेरे पास आइस्को का 5 इयर्स का डेटा मौजूद है लोड का, कि आइस्को की जो सर्दियों में पीक थी वो इतनी थी, गर्मियों में पीक इतनी थी, 2018 की, 2019 की, 2020 की, 21, 22, 23, 5 या 10 इयर्स डेटा है मेरे पास। अब मैं इस डेटा की बेसिस के ऊपर अगले 5 या 10 इयर्स की या 2 इयर्स या 3 इयर्स की एक प्रेडिक्शन करता हूं लोड की, कि जनाब अली मेरे पास अगले 3 सालों में या 1 साल में या 5 सालों में इतना लोड होने जा रहा है। अब इस प्रेडिक्टेड लोड की बेसिस के ऊपर मैंने अपने नेटवर्क की एक्सपेंशन करनी है। आई हैव टू एक्सपेंड माय नेटवर्क, यानी मुझे उतनी जनरेशन भी ऐड करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे मेरी आइस्को की पीक 2500 मेगावाट है, 2500 मेगावाट, और ये होने जा रही है अगले 5 साल में 3500 मेगावाट, 1000 मेगावाट का इंक्रीज है, तो इस इंक्रीज के लिए मुझे 1000 मेगावाट के पावर प्लांट्स भी लगाने हैं, साथ में मुझे 1000 मेगावाट पावर को कैरी करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है उस वो भी एक्सपेंड होगा, साथ में इस 1000 मेगावाट को कस्टमर के डोर स्टेप तक लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक्सपेंड होगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क एक्सपेंशन अप्रोच मुझे चाहिए। अब इसमें इसीलिए हमने एक इंटीग्रेटेड जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बनाया है, और उसके ऊपर हमारे माशाल्लाह बड़े तगड़े इंजीनियर्स जो है दे आर वर्किंग, और इसकी जो हेल्थ है वो जारी बात है डेटा की प्रेडिक्शन के ऊपर भी डेटा की एक्यूरेसी के ऊपर भी डिपेंड करती है। दूसरा ये कि आपकी अनसर्टेनिटीज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि प्राइस एनर्जी की पिछले साल 13 रुपए की 13.95 रुपीज पर किलोवाट थी रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए, इस वक्त वो 30s में है। तो इतनी रैपिड इंक्रीज और इतनी जो सर्जिकल इंक्रीज है, सर्ज आई है प्राइसेस में, उसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन का बल्क जो है वो गिर गया है। लोगों ने एनर्जी कंजम्पशन जितनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी एक साल से दूसरे साल में या दूसरे से तीसरे में वो नहीं होगी, लोग अपने लोड को कम कर देंगे। तो ये भी हो सकता है कि हमारी प्राइसेस इतनी बढ़ जाएं कि हमने एक्यूरेट डेटा की बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन तो की हो, लेकिन 5 इयर्स के बाद प्राइसेस इतनी बड़ी हो कि लोग उतनी पावर यूज ना कर रहे हो, और हमने नेटवर्क को 3500 मेगावाट के लिए जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड कर दिया हो, लेकिन एक्चुअली लोड जो है वो 26 या 2700 मेगावाट हो। तो ये अनसर्टेनिटीज हमसे ओवर इन्वेस्टमेंट या अंडर इन्वेस्टमेंट करवा सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली ओवर इन्वेस्टमेंट करवा सकती हैं, कि जो लोड हमने 5 सालों में 3500 मेगावाट देखना था वो 10 सालों में जा रहा है। तो जारी बात है अगर हमने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी और हमारे नेटवर्क की लोड कैरिंग कैपेसिटी वेस्ट हुई तो हमें लॉस होगा बिजनेस में। अच्छा, अब ये तो एक चीज हुई। चले, अब ये सिंगल बायर क्या है? सिंगल बायर ये है कि मैंने लोड प्रिडिक्ट कर लिया कि ये 3500 जाने वाला है 5 इयर्स के बाद, तो मैंने जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं कि जनाब अली मुझे 5 साल के बाद 3500 मेगावाट चाहिए। अब इसमें जो हमारे और यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और आईपीपीज के दरमियान मुआहदे हैं, इन मुआहदों के दरमियान में एक इदारा आता है जिसे हम सीपीपीए कहते हैं। अब सीपीपीए बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लियर करवाता है, यानी कंपनी और जो आईपीपी है उसके दरमियान एग्रीमेंट्स करवाएगा, और जो फाइनेंशियल क्लियरेंसेस है वो करवाता है। तो हमारे भी हाफ पे सीपीपीए मुआहदे करती है आईपीपीज के साथ, कि मेरी पावर जो है वो 3500 मेगावाट जाने वाली है,
यानी लॉन्ग टर्म के अंदर या शॉर्ट टर्म के अंदर इतनी इतनी पावर जाने वाली है, तो CPPA क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और जो IPPs है उनके दरमियान मुआहदा करवाएगी। यानी CPPA हमारे बिहाफ पे पावर उनसे परचेज करके हमें देगी। अच्छा, ये है सिंगल बायर सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड, जब CTBCM इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा कि CTBCM की प्रेजेंस में हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होगा जिसका नाम होगा मिराड, मार्केट इंप्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा कि ये CPPA का रोल प्ले करेगा, और ये लोड बल्कि CPPA से इसके मुआहदे इसकी एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही है। इसने लोड प्रेडिक्ट भी करना है बेस्ड ऑन डेटा, और इसने ट्रांसमिशन प्लानिंग भी करके देनी है आपको कि ये लोड है 5 साल के बाद, और ये लोड इतना होने जा रहा है, और इसके अगेंस्ट आपको ट्रांसमिशन नेटवर्क ऐसा चाहिए जो कंपनी ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओन 132 kV ट्रांसमिशन नेटवर्क है, वो इतना एक्सपेंडेड चाहिए ताकि उसमें बॉटलनेक या ओवरलोडिंग ना हो। तो मिराड के क्या काम हुए, एक तो ये कि इसने लोड प्रेडिक्ट करना है, लोड प्रेडिक्ट करके ट्रांसमिशन प्लानिंग करनी है, ट्रांसमिशन प्लानिंग करके कंपनी को ये रास्ता दिखाना है कि जनाब अली इतना लोड जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओन्ड है 132 kV नेटवर्क, उसमें इतनी एक्सपेंशन की जरूरत है आपको इतने सालों में ताकि कोई ओवरलोडिंग ना हो। तीसरा, इसने CPPA का रोल ले लेना है, और वो ये है कि मिराड ने ही IPPs के साथ कंपनी के मुआहदे करवाने हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मिराड होगा, और वो मिराड इंडिपेंडेंटली जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ मुआहदे करेगा कि हमें जो है वो कल इतनी पावर चाहिए, हमें अगले घंटे में इतनी पावर चाहिए, या हमें अगले 3 साल के बाद इतनी पावर चाहिए। ये सारा काम जो है वो मिराड करेगा। यानी दूसरे लफ्जों में अब ये होगा कि जो बल्क मार्केट है, यानी आप देख लीजिए कि लिबरलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है। IPPs का इंट्रोडक्शन हुआ, जनरेशन लिबरलाइज हो गई। अब सप्लायर आया तो आपकी सप्लाई साइड भी लिबरलाइज हो गई। अब सप्लाई एंड भी लिबरलाइज हो गया और जनरेशन एंड भी लिबरलाइज हो गया। बीच में जो होलसेल मार्केट एंड है, वो होलसेल मार्केट एंड भी लिबरलाइज हो जाएगा जब आप ये मिराड को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये लिबरलाइजेशन कैसे होगी? ये लिबरलाइजेशन ऐसे होगी कि मैं फर्ज करें कि अगले 1 साल, बस 1 साल तो बहुत ज्यादा पीरियड है, मैं कहता हूं कि मैं कल के लिए पावर उठाना चाहता हूं। ये कंपेटिटिव ट्रेडिंग का मीन आपको बताने जा रहा हूं कि मैं कल के लिए फर्ज करें 2000 यानी 2000 मेगावाट आइस्को के लिए उठाना चाहता हूं। मेरे पास मार्केट में अवेलेबल है जनरेटर्स जिसमें तरबेला यानी हाइडल जनरेशन है, कोल बेस्ड जनरेशन है, लिक्विड फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन है, और यानी सस्ती जनरेशन भी अवेलेबल है, महंगी जनरेशन भी अवेलेबल है। मैं कहता हूं कि मैं सस्ती जनरेशन उठाना चाहता हूं तरबेला से आउट ऑफ दिस, यानी मैं अपना इकोनॉमिक डिस्पैच रन करता हूं, और इकोनॉमिक डिस्पैच में मुझे जो हाइडल चाहिए वो फर्ज करें 1200 मेगावाट चाहिए, और 800 मुझे थर्मल चाहिए। अब 1200 हाइडल जो है मेगावाट मैं तरबेला से उठाना चाहता हूँ। सारी तो तरबेला से उठा नहीं सकता, मैं कुछ तरबेला से लूंगा, कुछ मंगला से, कुछ मैं वारसेक से लूंगा, कुछ मैं गाजी ब्रोथा से लूंगा। अब फर्ज करें कि मैं 1 किलोवाट आवर हाइडल तरबेला से फर्ज करें 10 रुपए का एक यूनिट उठाना चाहता हूं, लेकिन पेस्को आगे आती है, जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो आगे आती है, और वो कहती है कि नहीं तरबेला, तुम आइस्को को 10 रुपए का एक यूनिट ना देना, हम तुमसे 11 रुपए का एक यूनिट लेंगे, और आइस्को की निस्बत से हम तुम्हें पर यूनिट 1 रुपए का फायदा देंगे। ये है कंपेटिटिव ट्रेडिंग।
यानी होलसेल मार्केट के अंदर क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सस्ती इलेक्ट्रिसिटी उठाने के लिए और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी उठाने के लिए यूं कंपेटिटिवली आपस में compete करेंगी, ट्रेड करेंगी, लेकिन उसमें बैंक गारंटीज भी चाहिए। अब मैं इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं आपको कि आप मुझे जनाब अली, आप कोई ऑयल सेलर है फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूं कि मुझे आप 10 टन ऑयल दे दें, तो आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम आपको 10 टन ऑयल तो दे देंगे, लेकिन आप कोई गारंटी तो देना कि अगर आप मुझसे 10 टन ऑयल ले लेते हैं और डिफॉल्ट कर जाते हैं और हमें पेमेंट नहीं करते, तो आपका गारंटर कौन है? तो जो बैंक गारंटीज होंगी जो कि तरबेला या पावर हाउसेस को मिलेंगी, वो बैंक्स की तरफ से मिलेंगी। और मुख्तलिफ तरह के जो बैंक्स हैं, मुख्तलिफ तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गारंटर्स होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी मुसीबत ये है कि वो कंपनियां जिनकी रिकवरी और लॉसेस ज्यादा हैं और वो जितने की पावर उठाएंगी उतने की बेचेंगी नहीं, तो वो लॉस में जाएंगी, तो अल्टीमेटली उनके ऊपर सर्कुलर डेट आएगा, तो फ्यूचर में उनकी गारंटीज कौन देगा? तो ये एक जो है वो प्रॉब्लम होने जा रहा है बल्क मार्केट में कंपटीशन के अंदर। तो लॉन्ग रन में मैं ये देख रहा हूं कि सीटीबीसीएम के अंदर वही कंपनी सक्सेसफुल होंगी जिनके अपने लॉसेस कम होंगे और वो जितने की पावर उठाएंगी तकरीबन उससे ज्यादा पैसों की वो बेच के खुद भी कुछ प्रॉफिट कमा लेंगी और जिनसे पावर उठाई है उन्हें भी पे बैक कर देंगी। यानी आइस्को हो गई, गेपको हो गई, लेस्को हो गई, ये कंपनियां सीटीबीसीएम के अंदर कंपेटिटिव ट्रेडिंग ऑफ बल्क पावर मार्केट में सरवाइव कर सकेंगी। बाकी कंपनियों का फ्यूचर जो है वो लॉन्ग टर्म में मशकूक है इसमें। अच्छा जी, तो अब मैं लिबरलाइजेशन को दोबारा मैं यहाँ पे जो है वो सम अप करने लगा हूँ कि 3 लेवल पे लिबरलाइजेशन हो गई। एक, हमने रिटेलर इंट्रोड्यूस कर दिया, रिटेलर इंट्रोड्यूस करके हमने वो जो, या सप्लायर इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो डिटेल्स मैंने आपको बता दी। और 90s में हमने और अब तक ब्लाइंडली हम आईपीपीज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, और आईपीपीज से जनरेशन एंड भी लिबरलाइज हो गया। तीसरा, हम सीटीबीसीएम और मिराड को इंट्रोड्यूस करके हम क्या करेंगे कि सिंगल बायर से मल्टी बायर सिस्टम में जाएंगे, यानी हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगी जनरेटर के साथ, और वो अगले आर की बिजली हो या अगले 5 साल के बाद की बिजली हो, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी। और उसमें कंपेटिटिवनेस होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी कहती है कि मैं सस्ती बिजली एक जनरेटर से 20 रुपए की उठाऊंगी, तो दूसरी कंपनी आगे आके कहती है कि नहीं, मैं 21 रुपए की उठाऊंगी। तो ये बल्क पावर मार्केट के अंदर जो है वो कंपटीशन आ गया या लिबरलाइजेशन आ गई। तो ये आप यूं कह लें कि 3 प्रोंग या 3 लेवल लिबरलाइजेशन है बेसिकली। अगली स्लाइड पे जाइएगा। जी। लेकिन इसमें मसाइल है, ये मसाइल आगे आके आपको पता चलेंगे। इसमें आप, जैसे मैंने सीटीबीसीएम में तो बता दिया कि बैंक गारंटीज जरूरत है और वो कंपनियां जो पावर उठा लेंगी, लेकिन जारी बात है वो अपने जनरेटर्स को जब नहीं दे पाएंगी पैसे, तो जनरेटर्स उनको फ्यूचर में पावर नहीं देंगे, इसलिए कि ये इन कंपनीज के लॉसेस और रिकवरी के बहुत बड़े मसाइल हैं। तो अगर हमारी 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो उनमें से 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जहां पे लॉसेस कम है, जैसे लेस्को हो गई, आइस्को, गेपको, ये फेस्को वगैरह, ये तो सरवाइव करेंगी। अदरवाइज दूसरी कंपनीज जहां पे लॉसेस बहुत ज्यादा है वहां पे सर्वाइवल नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर से जब मनी फ्लो बैक नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फिर पैसे जनरेटर को नहीं दे पाएगी और जनरेटर फ्यूचर में उन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो सीटीबीसीएम के ऊपर तो ये सवालिया निशान है। अगर हम आईपीपीज के इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं, तो आईपीपीज के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है। आप देख लें कि आईपीपीज के साथ अजीब किस्म के मुआहदे किए गए, और वो मुआहदे अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, यू कैन रीड देम, लाइसेंसेस जो दिए गए नेपरा ने। और
हमने देखा कि बहुत बड़े कैपेसिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस क्या हैं? कैपेसिटी चार्जेस ये हैं कि मैं ये कहता हूँ कि जनाब अली, ये अब नई टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ और ये आईपीपीज के हवाले से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि हबीब, डॉक्टर हबीब मुझे 100 पानी की बोतलें देगा कल, और क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स हैं एंड दे डिमांड 100 बॉटल्स ऑफ वाटर। लेकिन कल जब मैं हबीब साहब के पास आता हूँ और कहता हूँ कि हबीब साहब नहीं, मुझे तो 80 बोतलें चाहिए, तो हबीब साहब कहते हैं कि देखो मैंने तो 100 बोतलों का इंतजाम किया हुआ है, तो ये 20 बोतलें मेरे पास, मेरी इन्वेस्टमेंट तो लॉक हो जाएगी और मेरी इन्वेस्ट जो पैसे हैं वो तो इसमें फ्रीज हो जाएंगे। तो आपने तो मुझसे 100 का एग्रीमेंट किया हुआ था और अब आप कह रहे हैं कि 80 मुझे चाहिए, तो आप मुझे 20 के पैसे दें, ऊपर जो 20 है उनके भी पैसे दें। ये है कैपेसिटी चार्जेस के मैंने मुआयदा कर लिया कि पाकिस्तान की पीक जाएगी बाय द एंड ऑफ 2022 30,000 मेगावाट फॉर एग्जांपल, और उसी हिसाब से मैंने अपनी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड भी कर लिया, यानी नेटवर्क एक्सपेंशन की प्लानिंग भी कर ली, एग्जीक्यूशन भी कर ली, पैसा भी मैंने लगा दिया। ऑन दी अदर हैंड कुछ वजूहात की बिना पे, मिसाल के तौर पर एक वजह बेतहाशा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसिव हो जाना है, 30,000 मेगावाट बाय द एंड ऑफ 2022 नहीं हुई और लोगों ने प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया और ये 30,000 के बजाय फर्ज करें कि 25,000 है। अब जो जनरेटर जिनके साथ मेरे बाय द एंड ऑफ 22,000 जो मुआहदे हुए थे, एग्रीमेंट्स, वो 30,000 के थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो 30,000 की अरेंजमेंट्स की हुई है, आप 25,000 अगर हमसे ले रहे हैं तो हमारी गलती तो नहीं है, आप हमें उन एक्स्ट्रा 5,000 जो हमने अरेंजमेंट की हुई है 5,000 मेगावाट की, उसके पैसे दें। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैपेसिटी चार्जेस। तो हमारी लोड ग्रोथ उस दर्जे की नहीं है जितने के हमारे मुआहदे हैं, उसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और ये कैपेसिटी चार्जेस सर्कुलर डेट में ऐड होते हैं। इसी तरह से जो लाइन लॉसेस हैं वो भी सर्कुलर डेट में ऐड हो जाते हैं। जो रिकवरी जो कि हमारा कस्टमर बिजली कंज्यूम कर लेता है वो यूनिट्स बिलिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन वो हमें कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं और पैसे नहीं मिलते, तो वो भी यानी नॉन रिकवरेबल यूनिट्स जो हैं वो भी सर्कुलर डेट में जाते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर डेट पाइल ऑन हो रहा है और इस वक्त तकरीबन 78 करोड़ रुपया डेली का सर्कुलर डेट जो है वो पाइल ऑन हो रहा है और गर्मियों में 38 करोड़ रुपीस जो है वो पाइल ऑन हो रहे थे और तकरीबन 25 बल्कि 2.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो सर्कुलर डेट है आपके इस इदारे के ऊपर, जो कि इट इज एक्सपेंडिंग, जो बढ़ रहा है और बहुत जल्द ये 3 ट्रिलियन रुपीस जो है, डॉलर नहीं रुपीस, ये हो जाना है। तो वर्चुअली आप यूं कह लें कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज सिंकिंग। तो आईपीपीज के साथ मुआहदे कर लिए, हमसे सर्कुलर डेट मैनेज नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हमने सीटीबीसीएम इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वहां भी मैंने जैसे कहा कि वो कंपनीज जिनके लॉसेस ज्यादा हैं वो सरवाइव नहीं करने वाली। अब जो तीसरे नंबर पे जो हम सप्लाई साइड के लाइसेंसेस सप्लायर्स को देंगे, उसकी हालत भी हम आगे आके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मिराड जो है उसकी सिचुएशन, उसकी एक्टिविटीज बताई गई हैं कि वो कंपेटिटिव ट्रेडिंग करेगी। मैं कंपेटिटिव ट्रेडिंग या बल्क पावर ट्रेडिंग जो है कंपेटिटिव, उसकी मैं आपको बता चुका कि ये मिराड जो है ये लोड प्रेडिक्ट करेगी और लोड प्रेडिक्ट करके जनरेटर्स के साथ मुआहदे करेगी कि आइस्को को या फेस्को को या लेस्को को अगले 1 महीने के बाद या 5 साल के बाद इतनी पावर चाहिए और इसमें से इतनी पावर हमें तरबेला देगा, इतनी हमें जो है वो फलाना आईपीपी देगा, इतनी हमें फलानी जेनको देगी, और उस की जो प्राइस है उसकी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आपस में compete करेंगी।
रेगुलेटरी अफेयर्स भी हैं, मिराड ने रेगुलेटरी अफेयर्स भी देखने हैं, यानी जो रेगुलेशंस नेपरा कर रही है वो रेगुलेशंस करनी है, टैरिफ वगैरह जो है उसकी डिजाइनिंग है। अच्छा, लोड फॉरकास्टिंग करनी है, फॉरकास्टेड लोड की बेसिस के ऊपर ट्रांसमिशन प्लानिंग करनी है। और मेरा ये सजेशन है कि एक डेटाबेस डेवलपमेंट सेक्शन भी होना चाहिए मिराड में, जो कि शायद नहीं है, कि एक डेटाबेस डेवलपमेंट सेक्शन हो जो कि लोड और बहुत सारा डेटा फील्ड से लेके उसको उसकी प्रिसीजन को चेक करके मेंटेन करे, क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर लोड फॉरकास्टिंग होनी है। और एक और यहाँ पे टर्म है एनर्जी व्हीलिंग, ये आगे चल के दिखाता हूं आपको मैं। आगे चलिएगा जी। जी। अब ये एनर्जी व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये भी लिबरलाइजेशन की तरफ ही एक स्टेप है। एनर्जी व्हीलिंग में ये होगा कि ये 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें ये होगा कि हमारे पास जो 1 मेगावाट या उससे ऊपर के कस्टमर्स हैं वो एनर्जी व्हीलिंग के अंदर आ सकते हैं। एनर्जी व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि फर्ज करें कि एक जनरेटर है जो कि फार अपार्ट है और प्राइवेट जनरेटर है, फॉर एग्जांपल मैपको में पड़ा हुआ है मुल्तान के अंदर, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई में, और वो मुझे पावर व्हील करना चाहता है, और मैं एक बिजनेस फर्म हूं या मैं एक इंडस्ट्री हूं और मेरी लोकेशन आइस्को में है, तो उस जनरेटर और मेरे दरमियान में एक नेटवर्क हाइल है जो कि मैपको का है, आइस्को का है, गेपको का है, ये डिफरेंट कंपनियों का है। तो क्या हुआ कि एक साइड पे प्राइवेट जनरेटर है, दूसरी साइड पे लोड है, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनी का यानी एनटीडीसी का और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का नेटवर्क हाइल है, जिसमें कि 500 केवी नेटवर्क, 220 केवी नेटवर्क, 132 केवी नेटवर्क, 11 केवी नेटवर्क, ये नेटवर्क्स जो है डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के हाइल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एंड द बल्क ऑफ पावर, अमाउंट ऑफ पावर। अब इसमें ये है कि क्या हुआ कि जो जनरेटर है वो खुद भी व्हीलर हो सकता है, और जरूरी नहीं कि जनरेटर खुद भी व्हीलर हो। अगर जनरेटर खुद व्हीलर है तो वो डायरेक्टली मुआयदा करेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ कि मैंने 2.5 मेगावाट या 3 मेगावाट या 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी व्हील करनी है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नेटवर्क्स के थ्रू और उस कस्टमर को पहुंचानी है। तो क्या हो गया, इसमें एग्रीमेंट हुआ बिटवीन जनरेटर जो प्राइवेट जनरेटर है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इन्वॉल्व्ड है उनके दरमियान। और ये मुआयदा क्या होगा, ये एग्रीमेंट क्या होगा कि आप मुझे पावर अपने नेटवर्क के थ्रू व्हील करवाने दें उस लोड तक, और मैं आपको यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस दूंगा। मैं आपको वो राहदारी या टोल अमाउंट दूंगा, जैसे हम आप देखें कि रोड्स के ऊपर ट्रेवल करते हैं और टोल प्लाजा के ऊपर एक सर्टेन महसूल या टैक्स देते हैं, तो इस यूज ऑफ सिस्टम चार्ज देते हैं। तो इसी तरह से यूज ऑफ सिस्टम चार्ज जो है वो दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, ट्रांसमिशन कंपनीज को, जिन जिन का नेटवर्क जो है वो उस पावर के फ्लो में फ्रॉम जनरेटर टू लोड आएगा, उसको उतना यूज ऑफ सिस्टम चार्ज मिलेगा। यूज ऑफ सिस्टम चार्ज जो है वो उसके ऊपर उसकी डिटर्मिनेशन में मसाइल है, और फिलहाल यूज ऑफ सिस्टम चार्ज एक सर्टेन अमाउंट दी गई है नेपरा की तरफ से, वो आगे की स्लाइड्स में आएगी। लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बहुत सारी जो है वो आप कह लें कि रिजर्वेशंस हैं, और उन रिजर्वेशंस का दूर होना जरूरी है ताकि एक हेल्दी और प्रिसाइज यूज ऑफ सिस्टम चार्ज डेवलप हो सके, ताकि उन व्हीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के दरमियान लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो डेवलप किया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पे आगे चलिएगा जी। जी। अब आप देखें कि ये जो है वो व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट है,
अच्छा, ये भी लिबरलाइजेशन है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, जो कि आपकी बल्क पावर मार्केट के अंदर ही लिबरलाइजेशन है, कि मैं कहता हूं कि अब मैंने पावर जो है, मैं लोड हूं और मैं पावर आइस्को से नहीं लूंगा, मैं पावर डॉक्टर हबीब से लूंगा, और डॉक्टर हबीब के पास जनरेटर है, डॉक्टर हबीब विल give me power, for example, of 2.8 megawatt or 3 megawatt or 2.5 megawatt using the distribution company's network. And Habib साहब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को यूज ऑफ सिस्टम चार्ज देंगे। अब होगा क्या कि जो जनरेटर है उसके और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दरमियान में एक एनर्जी मीटर होगा, और उसी एनर्जी मीटर या उसी इंटरफेस के थ्रू, जिसे हम मीटर कहते हैं उर्फे आम में, जिसके ऊपर बिलिंग होती है, उसी के ऊपर जो है वो बिजनेस होगा कि हबीब साहब कहेंगे कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नेटवर्क में इतने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट किए थे, और आमिर ने जो कि लोड है, जो कि बीपीसी है, बल्क पावर कंज्यूमर है, उसने दूसरे एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नेटवर्क से अपने मीटर के थ्रू, जो कि उस लोड और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दरमियान लगा हुआ है, उससे इतने यूनिट्स रिट्रीव किए थे। तो जो जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की साइड पे मीटर लगा हुआ है, उन यूनिट्स से यूज ऑफ सिस्टम चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी व्हीलर को बिल करेगी कि जनाब अली, आप हमें, चूंकि आपने इतने यूनिट्स हमारे थ्रू व्हील किए हैं, तो आप हमें इतने जो है वो रुपए दे दें। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और लोड के दरमियान जनरेटर है, उस जनरेटर से व्हीलर और बीपीसी का बिजनेस डिटरमिन हो जाएगा कि भाई इतने यूनिट्स जो है वो आपको डिलीवर हुए और इनके पैसे आप दे दें। तो यूं दिस इज अ बिजनेस, ये बिजनेस होगा, और बीच में जो ओनर होगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही रहेगी। अच्छा जी, आगे चले जी। अच्छा, यहाँ पे ये वाजे करने की जरूरत है कि जनरेटर भी व्हीलर हो सकता है, और जरूरी नहीं कि जनरेटर व्हीलर हो। फॉर एग्जाम्पल, यानी जनरेटर अगर जनरेशन भी करे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर ले, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ वो और बीपीसी के साथ वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी करे, तो वो जनरेटर भी है, व्हीलर भी है। लेकिन अगर जनरेटर बिजली जनरेट करके मेरे ऊपर बेच दे और कहे कि ठीक है, ये बिजली आप आइस्को के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जो है वो बीपीसी को दें, यानी आप आइस्को के साथ एग्रीमेंट करें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें, तो फिर मैं व्हीलर हूंगा, वो जनरेटर जो है वो व्हीलर नहीं होगा। यानी व्हीलर इटसेल्फ इन फैक्ट वो है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाए, जो टर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ। और टर्म्स ऑफ बिजनेस में जनरेटर डायरेक्टली खुद भी आ सकता है, और जनरेटर के बिहाफ पे कोई और आदमी भी आ सकता है। अच्छा, आगे चलिएगा। जी। अच्छा जी, अब ये व्हीलिंग जो है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने नेपरा के अंदर कुछ इश्यूज रेज किए थे कि जनाब अली, ये तो काफी इश्यूज है इसमें, और यूज ऑफ सिस्टम चार्ज जो आपने डिटरमिन किया, जो अगली स्लाइड्स में आएगा, वो ठीक नहीं है। अच्छा, इस स्लाइड को करने से पहले लेट मी ब्रॉडन योर विजन, आपके विजन को मैं ब्रॉड करता चलूं कि एनर्जी नेटवर्क एक बैंक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो एचबीएल का बैंक है, और ये एक फाइनेंशियल बैंक है एचबीएल, और आप कहीं से भी उस बैंक में अगर पैसे डालें तो वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। सिमिलरली जो एनर्जी सिस्टम है, ये भी एक बैंक है कि जनरेटर किसी और एंड के ऊपर पड़ा हुआ है, और वो इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट कर रहा है नेटवर्क में, और लोड किसी और एंड के ऊपर पड़ा हुआ है, और वो उस बैंक में से एनर्जी रिट्रीव कर रहा है। बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड ट्रांसमिट एनटीडीसी का नेटवर्क हायल हुआ है। तो एनर्जी नेटवर्क इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी बैंक इन फैक्ट। अच्छा जी, अब
जब व्हीलिंग अलाउ कर दी गई नेपरा की तरफ से, तो व्हीलिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इश्यूज रेज किए और वो इश्यूज नेपरा को कम्युनिकेट हुए। उनमें एक, अब ये इश्यूज लिस्ट डाउन है जी। एक ये है कि नंबर एक, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है वो उन्होंने नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी लोड को या उस कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। दूसरा ये कि जब एक व्हीलर अपनी एनर्जी को नेटवर्क में डालेगा तो उसकी वजह से नेटवर्क में लॉसेस होंगे। अच्छा, दूसरा ये कि ये अब यहाँ पे क्रॉस सब्सिडी है और स्ट्रैंडेड कॉस्ट है, ये चीजें हैं। अच्छा, तीसरा बैंकिंग ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं जिनमें से अगर मैं हर एक की डिटेल में जाता हूं तो इट विल टेक टू मच टाइम, और ये 2 घंटे की प्रेजेंटेशन पे चला जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो है वो रेज किए गए और नतीजा ये दिया गया कंपनियों की तरफ से नेपरा को, और वो नतीजा मैं आपको बता दूं कि जो यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस है वो ठीक नहीं है, उनको ठीक होना चाहिए और उनके अंदर इन इश्यूज को एड्रेस होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा इशू है, यानी 2 निकल के सामने आते हैं। एक ये कि अगर पहले एक लोड आइस्को से पावर ले रहा था और अब वो किसी और जनरेटर से पावर ले रहा है, तो वो आइस्को की बास्केट में से तो निकल गया, तो आइस्को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बिजनेस वॉल्यूम गिर जाएगा। दूसरा ये कि यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस के अंदर ये इश्यूज एड्रेस्ड नहीं है, इन इश्यूज को एड्रेस होना चाहिए और यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे व्हीलर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। आगे चलिएगा। जी। अच्छा जी, ये अब बीच में डिटेल्स है क्रॉस सब्सिडी क्या है, और ये आगे चलिएगा जी। जी। अच्छा, अब ये जो मुख्तलिफ तरह के इश्यूज रेज हुए जिनकी डिटेल में मैं नहीं गया बिकॉज ये फर्दर बड़ी जो है वो माइन्यूट निटी ग्रिटी हो जाएगी, माइन्यूट डिटेल्स में जाऊंगा और फर्दर इट विल बी टाइम टेकिंग। तो नेपरा ने रेगुलेशंस दे दी व्हीलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने एतराजात किए कि यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस ठीक नहीं है और मुख्तलिफ इश्यूज रेज किए कि ये एड्रेस होने चाहिए, और उन इश्यूज को नेपरा ने एड्रेस किया। लेकिन जो है वो एक चीज को एड्रेस नहीं किया और वो स्ट्रैंडेड कॉस्ट एंड क्रॉस सब्सिडी है। आगे चलिएगा। जी। क्रॉस सब्सिडी और स्ट्रैंडेड कॉस्ट को मैं वाजे कर दूं। देखिए, हमारी जो क्योंकि ये चीज एड्रेस नहीं हो सकी अभी तक और इसी के ऊपर जो है वो मामलात फंसे हुए हैं। स्ट्रैंडेड कॉस्ट जो है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि कैपेसिटी चार्जेस हैं हमारे। के कैपेसिटी चार्जेस क्या है कि फर्ज करें कि मैं अब इसको आपको किन आसान तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं कि जो फॉर एग्जांपल मेरा घर है और इसका एक एवरेज लोड है और एक पीक लोड है, और इस घर का अगले 5 साल में क्या लोड जाने वाला है, ये मिराड ने प्रेडिक्शन कर दी। जो मिराड ने अगले 5 साल का या 4 साल का या 3 साल का या 10 साल का लोड प्रेडिक्ट किया हुआ है, उसमें इस घर की प्रेडिक्शन आ गई। फर्ज करें कि फिलहाल लोड है 1 किलोवाट और अगले 5 साल में ये लोड होने वाला है 3 किलोवाट, तो 2 किलोवाट का इंक्रीज आ गया। ये 2 किलोवाट का जो इंक्रीज है, इसको कैटर करने के लिए मिराड ने मल्टी बायर सिस्टम में मुख्तलिफ जनरेशन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट कर लिए कि आमिर को 5 साल के बाद 2 किलोवाट 3 किलोवाट लोड प्रोवाइड करना है। फिलहाल 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट का इंक्रीज होना है और 2 किलोवाट आमिर को लोड मजीद देने के लिए आपने अपने पास जनरेशन फैसिलिटी में बंदोबस्त करके रखना है। लेकिन मैं व्हीलिंग के अंदर आ जाता हूं
और मैं आइस्को से पावर लेने के बजाय किसी और जनरेटर से पावर लेना शुरू कर देता हूं, तो अब आइस्को को तो लॉस हो गया, क्योंकि आइस्को ने एग्रीमेंट कर लिया हुआ है। आइस्को हैज कैरीड आउट इट्स एग्रीमेंट। आइस्को ने जनरेशन कंपनी के साथ 2 साल 3 साल पहले मुआहदा कर लिया है कि जनाब अली आमिर तो 3 किलोवाट लेगा और 3 किलोवाट की आप जो है वो बंदोबस्त करके रखें। लेकिन 3 साल जब पूरे हुए तो मैंने आइस्को से वो 3 किलोवाट लेने के बजाय, यानी पहले 1 किलोवाट था, अब 3 साल के बाद 3 किलोवाट हो गया, तो 2 किलोवाट का जो एडिशनल पावर थी आइस्को से लेने के बजाय मैं किसी और जनरेटर से लेने लग पड़ा। अब आइस्को कैपेसिटी चार्जेस उन 2 किलोवाट के पे कर रही है उस 3 साल के बाद, वेयर एज मैं किसी और जनरेटर से ले रहा हूं पावर, तो ये कैपेसिटी चार्जेस आइस्को के ऊपर पड़ने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रैंडेड कॉस्ट। ये स्ट्रैंडेड कॉस्ट है। अच्छा, दूसरी है यानी कैपेसिटी चार्जेस जो है वो पड़ेंगे, और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी लोड व्हीलर से पावर ले उसके जो टैरिफ है उसमें उसके कैपेसिटी चार्जेस डाल दिए जाए। मैं इस जुमले से ज्यादा इसकी वजाहत नहीं करूंगा। दूसरा है क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी ये है कि आप देखते हैं आपके बिल्स के ऊपर अक्सर हमें देखने को मिलता है कि वो लोग जिनका बिल 300 से नीचे है या 200 से नीचे है या 100 से नीचे है, उनके लिए अलग यूनिट प्राइस है। वो जिनका सर्टेन अमाउंट से ज्यादा बिल है उनके लिए जो है वो यूनिट प्राइस डिफरेंट है। हम अब ये करते हैं कि वो कस्टमर जो कि लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं उनकी पर यूनिट प्राइस कम है, वेयर एज जो ज्यादा करते हैं उनकी पर यूनिट प्राइस ज्यादा है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे मैं एक दुकान पे जाऊं और एक स्वेटर अगर खरीदूं तो मुझे महंगा मिले, सस्ता मिले सॉरी, और अगर मैं 3 स्वेटर खरीदूं तो मुझे महंगे मिले। यानी हमारी जो बिजनेस के रूल्स है वही उल्टे हैं। और ये भी एक वापडा और इस कंपनियों इन कंपनियों के और इस एनर्जी मार्केट की तबाही की एक वजह है कि हम एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहे हैं, हम एक बिजनेस एंटिटी बन के काम नहीं कर रहे। तो होता ये है कि बड़े जो लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं या जो कमर्शियल कस्टमर्स हैं वो चूंकि ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं तो वो ज्यादा पेमेंट करते हैं। तो और जो स्मॉलर कस्टमर है रेजिडेंशियल या कमर्शियल, वो कम बिजली कंज्यूम करते हैं और कम पेमेंट करते हैं। तो जो हम हैवी कस्टमर से प्राइस लेते हैं ज्यादा, वो स्मॉलर कस्टमर से जो कम प्राइस लेते हैं उसको कंपेंसेट कर देती है, और इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। यानी जो हैवियर कस्टमर है वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ कंजम्पशन स्मॉलर कस्टमर को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा होता है। लेकिन सीटीबीसीएम से या मिराड से जब हमारा व्हीलिंग के थ्रू हैवी कस्टमर निकल जाएगा और जो आपका स्मॉलर कस्टमर है उसकी हैवी के थ्रू क्रॉस सब्सिडाइजेशन नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस रेगुलेटर को बढ़ानी पड़ जाएगी। और जब रेगुलेटर प्राइस बढ़ाएगा तो छोटे कस्टमर्स के ऊपर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी मजीद महंगी हो जाएगी। तो ये भी एक खतरा है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इस क्रॉस सब्सिडाइजेशन के न होने की वजह से फर्दर महंगी हो और गरीब तबका जो है उसके लिए और मसाइल पैदा हो जाए। अमीर तबका तो व्हीलिंग करवा लेगा, लेकिन गरीब जो है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन न होने की वजह से जो यूनिट 20 रुपए का खरीद ले रहे थे वो 25 और 30 रुपए का खरीदेंगे। अच्छा, ये यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस है। अगर एक व्हीलर 132 केवी नेटवर्क यूज करता है तो उसे पर केडब्ल्यूएच इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर सिर्फ 11 केवी करता है तो इतने देने पड़ेंगे, और अगर एक 132 और 11 करता है तो इतने देने पड़ेंगे। इस वक्त एक व्हीलर सिर्फ आइस्को के पास मौजूद है और वो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज संजवाल का। ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हमने लॉस और प्रॉफिट को इग्नोर करते हुए, चूंकि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्हें पावर संजवाल यानी अटक से व्हील करवा के पीओएफ वाह कैंट के अंदर लाने की इजाजत दी है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ओन्ड
डिफेंस स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी इस वक्त व्हीलिंग जो है वो एप्लीकेशंस आई हुई हैं लेकिन एंटरटेन नहीं हो रही क्योंकि यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस का इशू जो है वो अभी अनसॉल्व्ड है और मैटर्स जो है वो कोर्ट में है। आगे जाइएगा जी। जी अच्छा, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आगे जाइएगा। जी अच्छा, यानी अब लिबरलाइजेशन को मैं कंक्लूड करने लगा हूं, थिंग्स विल बी कंक्लूडेड नाउ कि लिबरलाइजेशन किन किन लेवल्स के ऊपर हुई है। लिबरलाइजेशन एक तरफ हमने आईपीपीज में कर दी, आईपीपीज इंट्रोड्यूस कर दी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जनरेटर्स। दूसरी तरफ हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से सप्लाई लाइसेंस लेके प्राइवेट सप्लायर्स को दे दिया। तीसरी तरफ हमने सीटीबीसीएम और मिरांड को इंट्रोड्यूस करके जो है वो बल्क मार्केट में कंपेटिटिवनेस इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये 3 लेवल और ये जो व्हीलिंग है ये सीटीबीसीएम के अंदर एम्बेडेड है, ये उसी का हिस्सा है। तो ये हमने जो है वो 3 लेवल लिबरलाइजेशन की है। यहाँ पे मैं सप्लायर साइड की जो लिबरलाइजेशन है उसके ऊपर एक जुमला ये कहूंगा कि 2000 के अंदर सिंगापुर, अब देखें 20 साल में सिंगापुर ने बड़ी तरक्की की। ये 2000 के अंदर सिंगापुर में जो बड़े कस्टमर्स थे वो प्राइवेट सप्लायर्स को दे दिए गए और सप्लाई साइड जो है वो लिबरलाइज कर दी गई। 2018 के अंदर तकरीबन सारे कस्टमर्स जो है वो प्राइवेट सप्लायर्स को दिए गए और सिंगापुर में 10 सप्लायर्स जो थे वो काम कर रहे थे। वो ये करते थे कि पावर वायर ओनर से लेके अपने मीटर्स के थ्रू कस्टमर को बेचते थे और वायर ओनर को वो यूनिट की एक प्राइस देते थे, कस्टमर को दूसरी प्राइस देते थे और जो डिफरेंस था वो उन्हें बच जाता था। लेकिन सिंगापुर में ये हुआ कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सुई गैस बेस्ड है और सुई गैस का क्राइसिस मौजूद है पूरी दुनिया में। सिंगापुर इंडोनेशिया से सुई गैस लेता है। इंडोनेशिया से सुई गैस की तकरीबन 1.5 साल से सिंगापुर को लो प्रेशर मिल रहा है। एक दूसरा ये हुआ कि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबली सुई गैस की प्राइसेस बढ़ी। इन प्राइसेस के बढ़ने से ये हुआ कि जो वायर ओनर की तरफ से या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो सप्लायर को पर यूनिट प्राइस मिल रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि सुई गैस महंगी हो गई है। लेकिन आगे सप्लायर के कंज्यूमर के साथ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो यानी और वो 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है कि हमने आपको जो है वो अगले 2 साल के लिए 20 रुपए का एक यूनिट ही देना है। अब पहले तो वो वायर ओनर से या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 15 रुपए का यूनिट लेके आगे 20 रुपए का यूनिट दे रहे थे और 5 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन गैस की कीमत महंगी होने से अब वो 15 रुपए का यूनिट लेने के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो 25 रुपए का एक यूनिट ले रहे हैं। आगे वो फिक्स्ड प्राइस की वजह से 20 रुपए का बेच रहे हैं और 5 रुपए का लॉस सफर कर रहे हैं। तो सप्लायर 10 में से 6 सप्लायर उनकी रिटेल मार्केट में से भाग गए और बड़े जो 4 सप्लायर्स हैं वो मौजूद हैं और वो भी काफी ज्यादा फाइनेंशियली वल्नरेबल कंडीशन में। सो अगर आप रिटेल साइट को लिबरलाइज करना चाहते हैं तो आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस की वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। पिछले साल 13.95 रुपए का रेजिडेंशियल यूनिट था, इस साल 35 और 36 रुपए का यूनिट है। तो अगर आप रिटेल मार्केट को लिबरलाइज कर भी देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से सप्लाई लाइसेंस लेके प्राइवेट सप्लायर्स को दे भी देंगे तो इस वॉलेटिलिटी के अंदर वो कैसे सरवाइव करेंगे। इसका एक सोल्यूशन ये है कि जी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स ना करें, वेरिएबल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें। लेकिन वेरिएबल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप करेंगे तो फिर भी जब बिजली महंगी होगी, बिजली की कंजम्पशन ड्रॉप होगी तो सप्लायर जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है उतनी नहीं होगी। तो सप्लाई साइड का बिजनेस उन कंट्रीज में जहां पे के प्राइसेस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पे ये इसके कोलैप्स होने के चांसेस है। तो ये है। अच्छा जी, अब इसमें साथ ही नेट मीटरिंग जो है वो भी है।
मैं इसको ब्रीफली 2 मिनट में वाजे कर दूं कि नेट मीटरिंग में ये है कि आप रूफटॉप सोलर्स लगा सकते हैं। पहले नेपरा लाइसेंस जारी करती थी, अब 25 किलोवाट तक के लाइसेंसेस जो है उनकी जरूरत नहीं रह गई, डायरेक्टली सब डिवीजन में अप्लाई होता है और जो है वो 3 फेज मीटर दिया जाता है और 3 फेज मीटर दे के एक अप्रूव्ड वेंडर जो है वो इंस्टॉलेशन करता है और नेट मीटरिंग शुरू हो जाती है। बिल्डिंग कुछ पावर कंज्यूम करती है और रिमेनिंग पावर जो बाहर आती है उसके ऊपर जो है वो कंपनी और कस्टमर के दरमियान बिजनेस होता है। और 25 किलोवाट से ऊपर जो है वो नेपरा से लाइसेंस जो है वो लिया जाता है। अब नेट मीटरिंग अच्छी चीज है, दुनिया कर रही है, लेकिन इसका भी अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लॉस है। वो ये है कि बहुत ज्यादा महंगी है सोलर की इंस्टॉलेशन, इससे अमीर तबका फायदा उठा जाएगा और गरीब तबका जो है जो कि सोलर को नहीं अफोर्ड कर सकता वो तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से महंगी बिजली लेगा। सो ये पब्लिक फ्रेंडली प्रोग्राम नहीं है ये नेट मीटरिंग का, और सिर्फ एक सर्टेन क्लास, एक प्रिविलेज्ड क्लास इससे फायदा उठाएगी। दूसरी चीज ये है कि जो कस्टमर जो जो प्रोज्यूमर है, जो नेट मीटर का ओनर है, जिसने सोलर रूफटॉप लगाए हुए हैं, जो कस्टमर है, वो जब बिजली बाहर नेटवर्क में भेजेगा तो वो हमारा नेटवर्क यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नेटवर्क यूज कर रहा है, तो उसे भी यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस पड़ने चाहिए। यानी जो टैरिफ है जो कि कस्टमर टू कंपनी टैरिफ है, कंपनी टू कस्टमर नहीं, कस्टमर टू कंपनी टैरिफ जो है वो रिवाइज होना चाहिए। अच्छा, 2 चीजें। तीसरी चीज ये है कि ये बंदा जिसने जो 3, 4, 5, 8, 10 मेगावाट पावर यूज करता था आइस्को से लेके अब इसने अपनी पावर लगा ली है, तो ये आइस्को की बास्केट से निकल गया, तो आइस्को का बिजनेस श्रिंक हो गया। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं और हम लिबरलाइजेशन के चक्कर में आके ये आईपीपीज और सप्लायर एंड की लिबरलाइजेशन और बल्क पावर की सीटीबीसीएम की शक्ल में लिबरलाइजेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ नेट मीटरिंग, हम कहीं अपने पावर सिस्टम को बर्बाद ना कर दें और इतनी बिजली महंगी ना हो जाए कि ये एक अनअफोर्डेबल कमोडिटी और एक लग्जरी बन के ना रह जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी, if anyone have question please ask. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने नेट मीटरिंग के बारे में बताया है, कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी हमारा ये कंसेप्ट है इसके रिलेटेड, बट जैसे कैंपस माइक्रोग्रिड के रिलेटेड आपको आइडिया होगा, तो आप बता देते हैं कैंपस माइक्रोग्रिड और नेट मीटरिंग का आपस में कोई रिलेशन है? बेटा, माइक्रो ग्रिड जो होता है वो आपको पता ही है, एक छोटा सा ग्रिड है जिसके अंदर जनरेशन स्टोरेज लोड लगा होता है, और ये मेन नेशनल मैक्रो ग्रिड के साथ कनेक्टेड भी हो सकता है, आइसोलेशन में भी हो सकता है। उसमें आप सोलर भी लगा सकते हैं जो कि नॉन डिस्पैचेबल जनरेशन है, और आप दूसरी भी लगा सकते हैं, डिस्पैचेबल जनरेशन भी लगा सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये मैं पॉइंट मिस कर गया कि अगर आप सोलर या रिन्यूएबल सिस्टम में लगाएंगे तो आपको उसके पीछे उतनी फर्म कैपेसिटी भी रखनी पड़ेगी, डिस्पैचेबल जनरेशन रखनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल टेक्निकली इट्स डूएबल। फाइनेंशियली इसका नुकसान है इदारे को, और हमें फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस को देख के ये सारी चीजें अपने पावर सिस्टम में लानी पड़ेंगी, अदरवाइज हमारे मसाइल और बढ़ जाएंगे। सर गवर्नमेंट ने पीछे ऐलान किया था कि हम जितने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं ना उन्हें सोलर पर लाना चाहते हैं, ताकि जो हमारी जनरेशन है वो कम से कम और पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी जो जितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो कम हो जाए। तो इसके रिलेटेड कोई काम चल रहा है कि हम हर यूनिवर्सिटी को एक कैंपस माइक्रोग्रिड में चेंज कर दें, तो वो बेटर रहेगा या फिर ये दूसरा सिस्टम ही करना चाहिए? ठीक है, लेकिन ये कस्टमर आपसे निकल रहा है ना, यानी ये कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिजनेस बास्केट में से तो निकल रहा है ना। अब इसको करने के लिए, और फिर ये कि ये बास्केट में से भी निकल गया,
इसके कैपेसिटी चार्जेस भी हम पे कर रहे हैं। तो इसमें ये होना चाहिए कि जो भी व्हीलिंग करवाए या जो भी करवाए नेट मीटरिंग, तो उसके टैरिफ में आप कैपेसिटी चार्जेस डालें, वो कैपेसिटी चार्जेस पे करे और फिर करवाता रहे व्हीलिंग या नेट मीटरिंग। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट। बट आई थिंक सर वापडा वाले इससे खुश तो नहीं है, क्योंकि अगले दिन हम एक हमारे रिलेटिव हैं उनके साथ बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि इससे हमारे इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है नेट मीटिंग से। मैं यही चीज आपको वाजे कर रहा हूं ना, ये नुकसान मैंने आपको वाजे कर दिया है। आप इस लेक्चर को ना बाद में सुनेंगे और इंटरनेट से हेल्प लेंगे तो ये टर्म्स जो मैं यूज कर रहा हूँ ये आपको और समझ आएंगी फिर। थैंक यू सर। ठीक। जी, if anyone other have question, please ask. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया कि सिंगल बायर सिस्टम को हम मल्टीपल बायर सिस्टम में चेंज करेंगे, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, किन प्रोसीजर के थ्रू आप करेंगे? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर सिंगल बायर सिस्टम जो हम चेंज कर रहे हैं उसको मल्टीपल बायर सिस्टम में, फायर में तो ये ना कि वो देखें किस इस प्रोसेस के वक्त थ्रू? मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त हमारे बिहाफ पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बिहाफ पे सीपीपीए ना एग्रीमेंट्स कर रहा है। हमारे बिहाफ पे सीपीपीए ले रहा है पावर, लेकिन जब ये सीटीबीसीएम आ जाएगा और बल्क पावर मार्केट में लिबरलाइजेशन आ जाएगी, तो व्हाट विल हैपन इज के फिर हर कंपनी में जो इदारा है ना, मिराट जिसका नाम मैंने लिया है, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये फिर सीपीपीए के बजाय डायरेक्टली जनरेटर से मुआहदे करेगा हर कंपनी का। तो हर कंपनी डायरेक्टली मुआहदे करेगी। पहले सीपीपीए मुआहदे कर रहे हैं, एक अथॉरिटी मुआहदे कर रही है। अब हर कंपनी मुआहदे करेगी तो वो सिंगल से मल्टी बायर सिस्टम बन जाएगा। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं 11 केवी की, जो इनके पास होती हैं, सप्लायर के पास होती हैं, सर ये सप्लायर खुद खुद ले करता है या ये गवर्नमेंट ओन होती हैं? बेटा सप्लायर इस वक्त गवर्नमेंट के ही अंडर है ना। इस वक्त तो सप्लायर इस वक्त सप्लाई और वायर दोनों बिजनेसेस गवर्नमेंट के पास है। मसलन सर आइस्को अगर जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ना, तो और आइस्को के पास जो है वो सप्लाई बिजनेस भी है और वायर बिजनेस भी है, लेकिन फ्यूचर में ये अलग अलग हो जाएंगे। वायर बिजनेस रह जाएगा, तारों की लेंग हो गई, मेंटेनेंस हो गई, ये रह जाएगा, और बाकी जो सप्लाई के इश्यूज हैं वो प्राइवेट सप्लायर के पास चले जाएंगे। सर अगर ये प्राइवेट ओन होती हैं, टोटली प्राइवेट ओन हो जाती हैं, जैसे आईबीपीज हैं सर जो हमारी जनरेशन कर रही हैं सर, तो सर देन क्या सिनेरियो होगा? अपनी दुनिया में ना असल में यही पे आके थोड़ी सी कंफ्यूजन बनती है। तारे कोई नहीं खरीदता, तारे ना कोई नहीं खरीदता। तारे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ग्रिड्स हैं, लाइंस हैं, ये गवर्नमेंट के पास ही रहेंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे जी। सर कंक्लूड कर दे फिर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड over to organizer to wind up please. Okay, I think so. Ariba Ziafat, are you there? Okay sir, thank you very Yes, much for sir. your time. जी, please conclude it please. Thank you so much, sir, for such an informative session. And thanks to advisor of IEEE PES, Dr. H.R. Habibur Rahman, for arranging this webinar. Allah Hafiz. थैंक यू सो वेरी मच। Okay sir, thank you sir, Allah.